हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सिमरन मटलानी। ये है संडे सवाल का तीसरा एपिसोड। आज है 17 अगस्त 2025 और ये संडे सवाल का तीसरा एपिसोड है। जैसा मैंने कहा कि संडे सवाल जो कि एक स्पेशल सीरीज है मैंने शुरू की है महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल अपने 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। इस सीरीज में हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के हर एक चैप्टर को एक एक करके देखेंगे, जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस होंगे जो आपके हर एक चैप्टर से मैं करने वाली हूँ। हर चैप्टर से 10 सवाल। मैं हिस्ट्री के पहले और दूसरे चैप्टर पे वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है। के ऑल्सो चैप्टर पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इस वक्त हिस्ट्री बाय सिमरन मटलानी हमारा चैनल 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को टच कर चुका है। के इसी तरह चैनल से बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे आपके लिए वीडियोस आने वाले हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड। बहुत सारी टिप्स मिलेंगी, बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको स्टडी टिप्स, एग्जाम से, आपके सिलेबस से, आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनियर्स, बहुत कुछ आपको पता चलेगा अगर आप इसी तरह जुड़े रहेंगे तो। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल, जैसे कि मैंने कहा है हमेशा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन करिएगा। आपको हर एक चैप्टर के जो स्पेशल नोट्स मैं बनाती हूँ आपको इसी पे मिलेंगे। शुरू करते हैं संडे सवाल के साथ। ये जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमने पिछले महीने कवर किया था। वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। शुरू करते हैं इस चैप्टर से। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है कि वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 इयर्स टू डैश इयर्स। वोटिंग एज को घटाकर 21 साल से कितने साल पर किया गया था? 20 साल, 19 साल, 18 साल या 17 साल पे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स। ऐसा क्यों किया गया था कि हमने इंडिया में कानूनन तौर पर 21 साल से 18 साल कर दी गई थी वोट करने की लीगल एज को? ऐसा क्यों? ताकि यंगर जनरेशन को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिले। हमने इस पूरे चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में हमें लोगों की जरूरत होती है। जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि सरकार कैसी होगी, और वो कैसे डिसाइड करते हैं? वाया वोटिंग, इलेक्शन के जरिए। पहले हुआ करता था कि सिर्फ 21 साल का होना जरूरी है, 21 साल या उससे बड़े जो है वो वोट कर सकते हैं। पर फिर वो एज घटाकर 18 साल कर दी गई, ताकि यंग जनरेशन को, नई पीढ़ी को मौका मिले पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, देश की सरकार चुनने का। क्वेश्चन नंबर 2। डैश अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन gave a constitutional status to local self-governing institutions। दिए गए कौन से अमेंडमेंट के अनुसार भारत के संविधान में एक ऐसा अमेंडमेंट हुआ, एक ऐसा बदलाव हुआ जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारी म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल काउंसिल्स, ग्राम पंचायत, इनको संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। कौन से अमेंडमेंट थे? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, 92nd एंड 93rd अमेंडमेंट, 101st एंड 102nd अमेंडमेंट, या 53rd एंड 54th अमेंडमेंट? तो आपको बताना है कौन सा सही जवाब है इनमें से। कौन से अमेंडमेंट से हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को लीगलाइज किया गया? तो सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या था? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट आई थी आई थिंक 1990s में, जिसके तहत लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को लीगल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। अब वो क्या होता है मैंने आपको समझाया था। देखिए, जो भी गवर्नमेंट होती है ना हमारी, वो अलग अलग लेवल्स पे चढ़ती है। जैसे कि सेंट्रल लेवल पर, फिर उसके नीचे होते हैं स्टेट लेवल। 73rd और 74th अमेंडमेंट से पहले सिर्फ सेंट्रल और स्टेट लेवल दो स्तर हुआ करते थे सरकार के। जहां सेंट्रल लेवल पर हमारे पास सीएम होते थे जो एग्जीक्यूटिव होते थे, और हमारी पार्लियामेंट हुआ करती थी जो हमारे लेजिस्लेचर या लॉ मेकिंग हुआ करती थी। और स्टेट लेवल पर होते थे हमारे सीएम और हमारी विधानसभा, जो कि जहां पे हमारे सीएम होते थे हमारे एग्जीक्यूटिव, और हमारी विधानसभा होती थी हमारा लेजिस्लेचर या लॉ मेकर्स। इन डेप्थ मैंने आपको बहुत बार समझाया है ये हमारे चैप्टर के जब हम लेक्चर्स कर रहे थे। तो इसको इस यहाँ पे इससे होता क्या है कि यहाँ से ना पावर डिसॉल्व होती है। कि पावर लो लो एंड हाई लेवल पे, अलग अलग स्तर पे डिवाइड की जाती है। कि कैसे? लिस्ट से।
कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसीजंस लेगी डिफेंस पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, लेकिन जैसे कि सब्जेक्ट्स जैसे कि एजुकेशन हो गया, इन पे स्टेट गवर्नमेंट अलग ले सकती है डिसीजन। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है, कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। कि तो ये लिस्ट बनाई जाती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है ना वो ऐसी होती है जिसके सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लेजिस्लेट कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। लेकिन 73rd 74th अमेंडमेंट जो किया गया ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे लोकल गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट लाई गई, एक नया तीसरा स्तर। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम हो सकती है डेमोक्रेसी को, जिससे खतरा हो सकता है। देखिए डेमोक्रेसी क्या है, जहां पे आप लोग होते हो जो आप डिसाइड करते हो कि कौन सरकार चलाएगा। एक खतरा क्या हो सकता है ना डेमोक्रेसी को, वो है सेंट्रलाइजेशन। पावर जब एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने लगे, जब कोई चीज एक ही जगह पर जमा होने लगती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है ना, ज्यादा हद से ज्यादा पावर बढ़ जाए तो मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है। कि तो इसको कैसे रोकने के लिए पावर को डिसॉल्व किया जाता है, अलग अलग स्तरों पर बांटा जाता है। कि और यही तीसरा स्तर बनाया गया लोकल स्तर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के जरिए। सो यही था हमारा सो फार 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जो कि मैंने आपको समझा दिया एक बार फिर से, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। Then, question number 3. Dash has made the government more transparent and has reduced the element of secrecy in working of the government. इनमें से कौन से कानून के वजह से गवर्नमेंट ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है और उसमें एक एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता, सीक्रेटली काम करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है या कम हो जाता है? तो इनमें से कौन से कानून की वजह से? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या जीएसटी एक्ट 2017। सो इनमें से कौन सा एक्ट है जिसकी वजह से एक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होती है, ज्यादा एफिशिएंट होती है? कि तो वो है आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट क्या कहता है ना, कि हर सिटीजन को एक अधिकार है कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकता है, और ये क्वेश्चन करने के लिए आप आरटीआई फाइल कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर के। आपको अगर किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे चल रही है, आपके एरिया की डेवलपमेंट कैसे चल रही है, वो अब तक डेवलपमेंट जहां पहुंचनी चाहिए थी क्यों नहीं पहुंची, इतनी तरक्की क्यों नहीं हुई, ये सारे सवाल आप पूछ सकते हो गवर्नमेंट से। उनके काम करने के तरीके के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो, उनकी पॉलिसी पे क्वेश्चन कर सकते हो वाया आरटीआई एक्ट। अब ऑफिस, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक सेक्ट जगह रिकॉर्डेड होती है जो आरटीआई फाइल करने के लिए रखी जाती है। जैसे मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि क्लर्क होते हैं, वैसे ही आरटीआई के लिए भी एक सीट बनाई जाती है हर गवर्नमेंट ऑफिस में। एक पोजीशन होती है कि इन इस पर्सन के पास जाके आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। कि सो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। कि ट्रांसपेरेंसी जैसे मैंने बताया था कि आर पार दिखना, ऐसी चीज जिसके आर पार देख सकते हो, वो ट्रांसपेरेंट होती है। और सरकार भी ट्रांसपेरेंट हो जाती है जब आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो और वो आपको जवाब देने के लिए अकाउंटेबल होती है। कि सो जैसे मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी, जो कि हॉलमार्क है, एक निशानी है, अच्छी निशानी है गुड गवर्नेंस की। अच्छी गवर्नेंस क्या होती है, जहाँ पे आप गवर्नमेंट से सवाल करो और गवर्नमेंट आपको जवाब दे, वो एक अच्छी गवर्नेंस होती है, कि एक अच्छी सरकार होती है। कि देन क्वेश्चन नंबर 4, ये आ चुका है पीवाईक्यू में, 2022 में ये क्वेश्चन आया था। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डैश। इनमें से क्या डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी एसेंस है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर को डिसेंट्रलाइज करना, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जितने भी 18 साल के या उससे बड़े हैं उनको वोट करने का अधिकार है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। राइट टू वोट फॉर एनीवन अबाउट द एज ऑफ 18। रिजर्वेशन पॉलिसी या फिर जुडिशियरी के डिसीजन, इनमें से क्या है जो डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी एसेंस है? आंसर है ऑप्शन बी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि हर सिटीजन को जो 18 साल के ऊपर है अधिकार देता है वोट करने का इंडिया की इलेक्शंस में। सो ये याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है फ्री एंड फेयर
elections, regular elections, and participation of people. तो ये आपको याद रखना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड रेगुलर इलेक्शंस। 18 साल के ऊपर हो तो आपको वोट करने का अधिकार है। बहुत जल्द आप में से बहुत सारे, ज्यादातर आप लोग होंगे इस वक्त 16 के, शायद 15 के, 16 के या 17 के। बहुत जल्द आप लोग 18 साल के होने वाले हो। आप लोगों को भी हक मिलेगा आने वाले स्टेट इलेक्शंस में और सेंट्रल लोकसभा इलेक्शंस में आप लोग वोट कर सकते हो। आप में से कुछ पॉलिटिशियंस भी बन सकते हो। आप में से खुद जाकर के कैंडिडेट, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के कौन कैंडिडेट बन सकते हो और इलेक्शन में लड़ भी सकते हो, ये भी आपको अधिकार है। सो क्वेश्चन नंबर 5, डैश क्रिएट्स अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर वुमेन टू सिक्योर फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा कानून औरतों के लिए एक सेफ, फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक ऐसा वातावरण क्रिएट करता है जहां वो आजाद हो और जहां वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने आप की तरक्की कर सके। तो कौन सा एक्ट है जो औरतों के हक के लिए बनाया गया? आरटीआई एक्ट 2005, डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, या राइट टू एजुकेशन? सो बहुत ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर प्लेन साइट में कहते हैं ना, नजरों के सामने है कि ऐसा आंसर है ये। आरटीआई एक्ट 2005 मैंने आपको समझा दिया। डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट, दहेज प्रथा के अगेंस्ट। क्या होता है दहेज प्रथा के अगेंस्ट? दहेज की वजह से कई बार औरतों को हैरास किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार होती है, या इवन ऑनर किलिंग होती है, मार दिया जाता है कि। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, कि दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। उसके अलावा सेक्सुअल हैरासमेंट के अगेंस्ट एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक्ट है, जो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं औरतों के लिए। तो अगर आपको पूछा जाए और ऑप्शन में डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट ना हो तो और क्या हो सकता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट, और इसके अलावा भी कुछ और एक्ट्स हैं। तो आपको थोड़ा अपने माइंड को दौड़ाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा वहां पे। हो सकता है डिट्टो क्वेश्चन ना आए कि डाउरी प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट होगा, नहीं, हो सकता है सेक्सुअल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट आए, या डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट है, या हो सकता है और कोई चौथा या पांचवा अलग एक्ट आ जाए। सो आपको वहां पे ये सोचना पड़ेगा, सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे चैप्टर में ये क्यों था पार्ट, वुमेन रिलेटेड प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह क्यों था? क्योंकि हमारे सिलेबस में था सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी वाला पार्ट। क्या है वो? कि जिन औरतों को, जिन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, सोसाइटी के उन लोगों को, उन सेक्शंस को जो जिनको पहले कोई अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मौका किस चीज का? एजुकेशन का या जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का, कमाने का पहले नहीं मिलता था, अब उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए कई सारी पॉलिसीज क्रिएट की गई, कई सारे लॉ बनाए गए। इन्हीं में से लॉस थे डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन, फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी, ये सब हमारे लॉस बनाए गए औरतों के लिए। इसके अलावा सोसाइटी में और भी कई सेक्शंस हैं जिन्हें डिप्राइव किया गया था, जिन्हें परे रखा गया था एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से, जैसे कि हमारे स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिनके लिए बनाई गई रिजर्वेशन पॉलिसी। क्यों? ताकि आप इनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आप इनके लिए कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व करके रखिए। जैसा नाम है रिजर्वेशन, तो इनके लिए कुछ सीट रिजर्व करना। जैसे आपको कभी किसी रेस्टोरेंट में जाना है तो कई बार आप बड़ी जगहों पे तो आपको रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है, पहले फोन करके बताना पड़ता है, आपको सीट्स इतनी बुक करनी पड़ती है। वैसे ही ये रिजर्वेशन पॉलिसी होती है कि इतना परसेंट ऑफ सीट्स जो है एससी के लिए, इतना परसेंट ऑफ सीट्स एसटी, और इतनी परसेंट ऑफ सीट्स ओबीसी क्लास के लिए रिजर्व्ड होंगी जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ऐसा क्यों किया गया? ताकि इनको इनको एजुकेशन जब मिलेगी तो ये समझेंगे कि इनके राइट्स क्या हैं, और जब ये अपने राइट्स समझेंगे तो इनको समझ में आएगा कि वोट करना भी हमारा राइट है के, और अपना कैंडिडेट चूज करना, अपना प्राइम मिनिस्टर चूज करना, अपना चीफ मिनिस्टर चूज करना हमारा अधिकार है। तो वो आगे आएंगे वोट करने के लिए। हालांकि जो इंडिया में होता है वो तो इससे बहुत अलग है, ये तो सब पेपर पे है कि सब कागजी काम है कि। इंडिया में असल हकीकत तो बहुत अलग है, ये तो सच है कि।
सो अगला क्वेश्चन क्या है? इट डैश इज फॉर दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी who have been deprived of the opportunities for education and employment for a long period of time. यही मैंने आपको समझाया। सोसाइटी के वो सेक्शंस, वो लोग जो बहुत समय तक डिप्राइव्ड रहे, परे रखे गए अपॉर्चुनिटीज के, कौन सी? एजुकेशन की और एम्प्लॉयमेंट की, नौकरी करके कमा के जिंदगी जीने की और पढ़ने लिखने के मौके को उनसे दूर रखा गया, उन्हें डिप्राइव किया गया इन अपॉर्चुनिटीज से। इन्हें कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, कौन सी? मैंने आपको बताया, बहुत लंबे समय के लिए। ऐसा नहीं कि साल दो साल की बात है, बहुत सालों से चलता आ रहा है, हजारों साल से चलता आ रहा है। लोअर कास्ट को एजुकेशन से, जॉब से, हाई पेइंग जॉब से परे रखा जाता है कि, पर उसको तोड़ने के लिए क्या पॉलिसी इनमें से लाई गई? जैसा मैंने बताया, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। तो हम हमारा यहाँ पे ऑप्शंस देखने का मतलब नहीं बनता। मिड डे मील है, मनरेगा स्कीम है, राइट टू प्रॉपर्टी है। राइट टू प्रॉपर्टी आपको आ सकता है वुमेन, इसमें जैसा मैंने आपको कहा ऊपर कि यहाँ पे आपको कोई और एक्ट आ सकता है, तो एक है राइट टू प्रॉपर्टी। औरतों को अपने पिता और पति के प्रॉपर्टी में अधिकार है कि, राइट टू प्रॉपर्टी आ सकता है आपको। और यहाँ पे क्या है? रिजर्वेशन पॉलिसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में और गवर्नमेंट जॉब्स में, किनके लिए? एससी, एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इन लास्ट फ्यू डेकेड्स डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द राइट्स ऑफ सिटीजंस। दिस अप्रोच इज नोन एज डैश। लास्ट कुछ डेकेड्स में, लास्ट कई दशकों में डेमोक्रेसी को लोगों का, सिटीजन्स का, हमारे नागरिकों का अधिकार माना गया है। लोकतंत्र लोगों का अधिकार बन गया है। इस अप्रोच को क्या कहते हैं? तो क्या अप्रोच? अप्रोच का मतलब ये क्या है कि आइडिया क्या है कि लोकतंत्र लोगों का अधिकार है, लोकतंत्र नागरिकों का अधिकार है। इस अप्रोच को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस व्यू को, आइडिया को क्या कहते हैं? राइट टू फ्रीडम, वोटिंग राइट्स, राइट टू इक्वालिटी या राइट बेस्ड अप्रोच? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसमें है क्या? राइट बेस्ड अप्रोच है क्या? इसको भी आपको मैं सिंपल वर्ड्स में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ और 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान लागू हुआ इस देश में, तब तब से हमारे देश में 1951 की पहली इलेक्शन से ही हमारे देश में डेमोक्रेसी चली आ रही है। डेमोक्रेसी मतलब लोक सत्ता, जहां पर लोग जाते हैं, वोट करते हैं वोटिंग बूथ में और अपनी सरकार चूज करते हैं कि, लेकिन शुरू के दशकों में, स्टार्टिंग के कुछ डेकेड्स में क्या किया जाता था ना, कि लोगों को डेमोक्रेसी जो है ना, इसको एक दो नजरिए हैं। शुरुआत में जो डेकेड्स में ना, डेमोक्रेसी का जो नजरिया होता था ना, वो होता था कि डेमोक्रेसी ना एक स्कीम है या कोई पॉलिसी है। अब कोई, आप मान लो, कभी देखो, आप कोई पॉलिसी जैसे कि लाइफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर कर एग्जांपल देखते हैं, कंपेयर करते हैं। मान लो आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। अब उस पॉलिसी का ना कोई बेनिफिशियरी होता है कि, बेनिफिशियरी में ना जिसको बेनिफिट होगा, इसके लिए उसको बेनिफिशियरी कहते हैं कि बेनिफिट होगा। मान लो हमारे, कई बार हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रहते हैं कि हमारी डेथ के बाद आपको ये अमाउंट मेरे बेनिफिशियरी को मिलेगा। हमारे पेरेंट्स लेते हैं, हमें बेनिफिशियरी रखते हैं कि ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हमें वो अमाउंट मिलेगा जो हमें हेल्प करेगा उनके सडन डेथ के इवेंट पे। तो बेनिफिशियरी वही होता है कि एक पॉलिसी है जिसका हम बेनिफिशियरी रखते हैं कि, और वो उसका बेनिफिट मिलता है उस पर्सन को। तो डेमोक्रेसी को भी ना ऐसा ही एक पॉलिसी की तरह देखा जाता था। और जो सिटीजन्स हैं, हम नागरिक है ना, हम इसके बेनिफिशियरी हुआ करते थे, हमें इसका बेनिफिट मिलता है कि, लेकिन हाल ही के कुछ दशकों में डेमोक्रेसी को एक पॉलिसी की तरह नहीं, बट रैदर एक राइट की तरह, एक अधिकार की तरह, एक जन्म सिद्ध अधिकार, एक बर्थ राइट या एक राइट की तरह देखा जाता है। एक हक है, लोगों का हक है डेमोक्रेसी, और कुछ भी नहीं है। ये आप कोई पॉलिसी नहीं दे रहे हो जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा, ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना ही चाहिए। अगर आप पॉलिसी की नजर से देखो, अगर आप डेमोक्रेसी को एक पॉलिसी के नजरिए से देखो, तो आप कुछ, मतलब एक तरीके का एहसान कर रहे हो या कुछ हमें दे रहे हो, कुछ हमारे खातिर कर रहे हो कि आप कर रहे हो, पर आपको करने की जरूरत नहीं है। अब डेमोक्रेसी हमारा अधिकार है, हमारा हक है।
उसमें हमारा राइट है, तो इसलिए उसको राइट बेस्ड अप्रोच कहते हैं। कि पहले क्या होता था, बेनिफिशियरी अप्रोच हुआ करती थी कि जो नागरिक हो ना, आपको ये पॉलिसी का फायदा मिल रहा है, आपका ये अधिकार नहीं है, हम बस दे रहे हैं आपको डेमोक्रेसी, आपको चुनने का मौका दे रहे हैं कि सरकार, आप उसका बेनिफिट उठाओ, आपका लाभ उठाओ। पर अब ऐसा नहीं है, अब आपका अधिकार है वो क्या, डेमोक्रेसी। तो यही है राइट बेस्ड अप्रोच। इंडिपेंडेंस के बाद क्या सिटीजन्स को बेनिफिशियरी ऑफ डेमोक्रेसी देखा जाता था, बट लास्ट कुछ दशकों में डेमोक्रेसी को लोगों का राइट बनाया गया, राइट के नजरिए से देखा जाता है। देन अगेन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की बात आती है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, देखो कोई भी एक अमेंडमेंट ने कोई एक चीज करने पे फोकस नहीं करता, मतलब कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं जो बहुत कुछ चेंज कर देते हैं। कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ने क्या क्या किया, पहला उसका काम था कि उसने लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, संवैधानिक दर्जा दिया कि उनको लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को। दूसरा काम क्या किया उन्होंने, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किया, कुछ सीट्स रिजर्व की औरतों के लिए। पहले सिर्फ SC ST एंड OBC के लिए थी, बट बाद में उनको समझ में आया लोगों को कि नहीं, औरतें भी डिप्राइव्ड क्लास में आती हैं, कि इसके लिए उनके लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ने कौन सा दूसरा काम किया, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन। कहाँ पे, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन भी दिया, और उसमें औरतों के लिए सीट भी रिजर्व की। तो कितना परसेंट सीट रिजर्व की, 25, 40, 55 या 33, 25, 40, 55 या 33। तो सही जवाब है 33%, ऑप्शन डी। 33% of seats are reserved for women in political institutions like Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assembly and local self-governing bodies. 73rd और 74th अमेंडमेंट ने 33% ऑफ सीट्स औरतों को दी, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में। लेकिन अदरवाइज भी 33% ऑफ सीट्स औरतों के लिए रिजर्व है, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर जैसे कि लोकसभा राज्यसभा हो, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे हमारी विधानसभा हो, या इवन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज ही क्यों ना हो। तीनों स्तर पे, सेंट्रल, स्टेट और लोकल स्तर पे औरतों के लिए सीट्स रिजर्व्ड है। कितनी, 33%। कैपेसिटी का टोटल 33%, मतलब अगर 100 सीट्स हैं, 100 सीट हैं तो उनमें से 33 सीट्स औरतों के लिए रिजर्व्ड है। महाराष्ट्र में ये परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है। तो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में औरतों के लिए कितनी परसेंट सीट रिजर्व्ड है, 30, 40, 50 या 60। तो इसका सही जवाब है 50। हर 100 में से 50 सीट्स जो है महाराष्ट्र में औरतों के लिए रिजर्व्ड है। कि कहाँ पे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अलग होते हैं और गवर्नमेंट जॉब से अलग होते हैं। गवर्नमेंट जॉब अलग होती है, एजुकेशन में सीट रिजर्व होना अलग होता है, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में सीट रिजर्व होना अलग होता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में होते हैं हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि हमारे स्टेट का लॉ मेकिंग बॉडी, सेंटर का लॉ मेकिंग बॉडी, और हमारी लोकल गवर्नमेंट। ये मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन उतना ही इजी है इसको याद रखना भी। तीन लेवल ऑफ तीन लेवल है गवर्नमेंट के, और हर लेवल पे हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव होता है। कि एग्जीक्यूटिव जैसे जो किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट करता है, उसको अप्लाई करता है देश में या स्टेट में। और हमारे लॉ मेकर्स होते हैं, वो होते हैं लेजिस्लेटिव। 33% सीट्स औरतों के लिए रिजर्व होती है ऑर्डिनरीली, पर महाराष्ट्र में ये 50% है। कि हमारा आखिरी क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे। द जुडिशरी हैज टेकन अ स्टैंड दैट पार्लियामेंट व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अल्टर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था, बट क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो ये बात मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगी। क्वेश्चन क्या है कि हमारी जुडिशियरी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया था कि संसद, पार्लियामेंट जो है हमारे संविधान को कुछ भी अमेंड कर सकती है, कुछ भी बदलाव ला सकती है, पर वो क्या नहीं कर सकती, वो क्या अल्टर नहीं कर सकती। हमारे संविधान में क्या है जो वो अल्टर नहीं कर सकती, तो वो है बेसिक स्ट्रक्चर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इमरजेंसी प्रोविजन या लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। तो इसका सही जवाब है बेसिक स्ट्रक्चर।
पार्लियामेंट ने क्या कहा कि कि संसद के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट के पास, संसद के पास पावर है कि वो संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, पूरे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, इस वक्त 400 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं अमेंड करने के बाद, और ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा चुका है, उसमें चेंजेस लाए गए हैं। पर जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को, बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकते। बुनियादी ढांचे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे हमारे घर में घर होता है, हमारा जो बंगलो हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, उसका, बिल्डिंग का अंडरग्राउंड में एक फाउंडेशन डाला जाता है। वो अंडरग्राउंड जो फाउंडेशन जाता है ना, वो बिल्डिंग को मजबूत करता है। कि वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत रखता है। कि वो बेसिक स्ट्रक्चर, वो बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है? इंडिया रिपब्लिक है, इंडिया का हाईएस्ट जो अथॉरिटी है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो इलेक्ट होते हैं, इसलिए इंडिया रिपब्लिक है। इंडिया डेमोक्रेटिक है, गवर्नमेंट हम लोग खुद चुनते हैं। कि फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि हम, पूरा देश जुड़ा हुआ है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जोड़ के हमारा पूरा देश बना है। कि ऑलमोस्ट 28 स्टेट्स को जोड़ करके पूरा इंडिया बनाया गया। यूनिटी प्रमोट करना क्यों? इंडिया का पास्ट है, इंडिया को पार्टीशन किया गया था, तोड़ा गया था, इसीलिए इंडिया में यूनिटी, एकता को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेग्रिटी, देश के, देश के लिए प्यार या देश के लिए इज्जत, एक देश की आबरू बनाए रखना, वो इंटीग्रिटी होती है। कि और नेशनल सोवेरेनिटी, सोवेरेनिटी यानी कि हमसे, हमारी सरकार को कोई और देश की सरकार नहीं बताएगी कि क्या करना है। हमारे देश की सरकार है, उसका पूरा अधिकार है हमारे देश के फैसले लेने का, किसी और को नहीं है। कि सो दैट इज सोवेरेनिटी, कि हमारे ऊपर किसी और देश का राज नहीं चलता। एंड सेक्युलरिज्म, यानी देश के हर नागरिक को, हर इंसान को कोई भी धर्म मानने की आजादी है, सेक्युलरिज्म है। एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से बढ़कर इस देश में कोई नहीं है। चाहे आप पॉलिटिकल साइंस में, सिविक्स में कितनी भी बड़ी डिग्री कर लो, कितनी भी बढ़िया किताब लिखो देश चलाने की, आप आगे चल के मान लो अपनी मास्टर्स करते हो पॉलिटिकल साइंस में, और आप कोई पीएचडी करते हो पॉलिटिकल साइंस में, और पूरी दुनिया के गवर्नमेंट्स को स्टडी करने के बाद आप एक बुक लिखते हो कि भाई ये बुक है ना परफेक्ट है, कि इससे आप देश चलाओगे ना तो देश बढ़िया चलेगा। पर ऐसा नहीं होने वाला, देश की सबसे सुप्रीम बुक कॉन्स्टिट्यूशन होगी, ये जुडिशरी ने कहा। अगर आप कभी जाके बोलोगे कि मेरी लिखी हुई ये बुक है, ये ज्यादा अच्छा देश चलाएगी, इसको लागू कर दो कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय, तो वो नहीं होने वाला। फिर आपका हो गया, हमारा होमवर्क क्वेश्चन पे आ गए। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में मुझे बताना है। कि क्या क्वेश्चन है? व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन इंडिया? कौन से फैक्टर्स की वजह से, किन वजहों से इंडिया में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है? जैसा कि मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है राइट टू वोट है। फिर हमारे पास पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों का पार्टिसिपेशन हमें चाहिए। फिर जुडिशियल डिसीजंस है, कई सारे जुडिशियल डिसीजंस, जैसे कि केशवानंदा भारती केस का डिसीजन, जिसमें कहा गया था यही कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, तो ये जुडिशियल डिसीजंस है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, हर सोसाइटी के हर एक सेक्शन को वोट करने का राइट मिलना चाहिए, हर एक सेक्शन को अपने आप को इम्प्रूव करने का, डेवलप करने का हक है। कि अपनी तरक्की का हक हर किसी को है कि इस देश में, तो दैट इज अपलिफ्टमेंट, सोसाइटी की बराबरी, इक्वालिटी, जस्टिस, न्याय होना, ये सब जरूरी है। तो इंडिया में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा? आपके चैप्टर का जो पहला दूसरा पेज है ना, उसी में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चाहिए पढ़िए एक बार, फिर से वीडियोस देखिए, और मुझे आकर के कमेंट्स में आपका आंसर भी दीजिए और आपकी अटेंडेंस भी दे दीजिए। अटेंडेंस क्या देनी है आपको? जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन की डेट मुझे देख दीजिए, और कहाँ से देख रहे हो उस जगह का नाम लिख दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आने वाले वीडियो में हम अगले चैप्टर को देखेंगे। हमारा जुलाई का जो गोल था वो हमने कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री का पहला दूसरा चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर। अगस्त का गोल था आगे के 2 चैप्टर्स हिस्ट्री के और एक चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का।
चैप्टर 3 और 4 हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का मैं कल से शुरू करने वाली हूँ। कल है 18 अगस्त, तो आने वाले हफ्ते में हम पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। क्यों? टेलीग्राम चैनल पे ही आपको नोट्स मिलेंगे। यहाँ पे जो मैंने दिया है ना नोट्स, ये चैप्टर 4 के नोट्स है। उसके अलावा आपको ऊपर चैप्टर 3 के यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, और हमारे पिछले जो संडे सवाल थे उसके भी पीडीएफ, इनफैक्ट ये वाला पीडीएफ जिससे मैंने आपको बताया, ये वाला पीडीएफ भी आपको इसी पे मिल जाएगा। सो जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। कहाँ पे मिलेगी लिंक? बायो में। सो चलती हूँ, अगले वीडियो तक मिलते हैं, और सब्सक्राइब करके रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।